Friends, welcome to my channel Priyanka AV, and today is our topic Interstate Migrant Workmen Act 1979. This topic is very important topic in exam point of view. So please listen this complete video. अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. फर्स्टली वी नो कि हिस्ट्री क्या थी इसकी, इसका बैकग्राउंड किस तरह से ये स्टार्ट हुआ. तो सबसे पहले उड़ीसा और कुछ राज्यों ने माइग्रेंट वर्कर स्टार्ट किया. ये लोग क्या करते थे, हायर करते थे एक स्टेट से और दूसरे स्टेट में इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे. जो उड़ीसा की लेबर थी वो इसको दादन लेबर लोकेलिटी के नाम से जानती थी, और कॉन्ट्रैक्ट और एजेंट इसको बोलते थे सरदार और खादेदार. ये जो होते थे वो कंसल्टेंसी की तरह काम करते थे. तो ये क्या बोला जाता था कि उड़ीसा, सपोज उड़ीसा में स्टार्ट हुआ, उड़ीसा का कोई वर्कमैन हायर किया गया, उसको बोला गया कि आपका एम्प्लॉयमेंट इस कंपनी में होगा, इतना वर्किंग आवर्स होगा, आपको पे इसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा. लेकिन दूसरे स्टेट में जाते ही उसको इतना सब कुछ नहीं मिलता था, सब कुछ अपोजिट होता था. ज्यादा काम करवाते थे, कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता था. कुछ टाइम तक ये चला. उसके बाद क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगे, लड़ाइयां होने लगी और एक यूनिट बन गई लेबर्स की, और बोला कि हम इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं. तो ज्यादा कॉन्फ्रेंस होने के बाद स्टेट के 20 स्टेट के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी. जो पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो 21 अक्टूबर 1976 में हुई है. यहाँ पर इस बात का डिस्कशन हुआ और कंक्लूजन निकाला कि एक कमेटी बनाई जाए. इस कमेटी का नाम है कॉम्पैक्ट कमेटी, और ये कमेटी हमें एनालाइज करके बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि ये सब कुछ कंडीशन सुधरे. इस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी 1977 में और बोला कि एक लॉ क्रिएट करिए या एक रूल और रेगुलेशन बनाइए जो हर स्टेट में सिमिलर हो, हर कोई इसको फॉलो करे, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फैक्ट्री इसको फॉलो करे. तो इस तरह से एक एक्ट बना जिस एक्ट का नाम है इंटरस्टेट माइग्रेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और सर्विस 1979. ये जो एक्ट है वो 7 चैप्टर 36 सेक्शन में डिवाइडेड है. तो पहला चैप्टर में है इसके में ऑब्जेक्टिव, कवरेज एंड स्कोप, इंपोर्टेंट डेफिनेशन. ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ऑब्जेक्टिव सेम है कि एक वर्कमैन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना विद गुड कंडीशन, और जो भी उसको प्रोवाइड किया जाता है लाइक आवर्स ऑफ टाइम है, पे और स्केल्स है, या जो भी उसकी बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स हैं जो भी प्रोवाइड किया जाए वो सिमिलर होने चाहिए हर स्टेट में. तो कवरेज और स्कोप क्या है, कवरेज एक्सटेंड ऑल ओवर इंडिया. ये वहां भी अप्लाई होता है जहाँ 5 और 5 से ज्यादा लोग एक 12 महीने की प्रोसेसिंग में काम कर चुके हैं, उनको ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ये एप्लीकेबल होगा टू ऑल कॉन्ट्रैक्टर माइग्रेट वर्कमैन को तभी हायर कर सकता है जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेगा. पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाद वो हायरिंग स्टार्ट करेगा. डेफिनेशंस क्या है, इसकी इंपोर्टेंट डेफिनेशंस है. वेजेस डिफाइन किया गया है पेमेंट वेजेस एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग. कॉन्ट्रैक्ट एक मेडिटेयर होता है. स्टेबलाइजमेंट, ऑफिस, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, बिजनेस, फैक्ट्री, ऑक्यूपेशन, ये सारे स्टेबलाइजमेंट के अंदर आते हैं. इंटरस्टेट वर्कमैन कौन होता है, एक व्यक्ति जो दूसरे स्टेट से काम के लिए आया हो दूसरे स्टेट में, और या तो वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है या किसी और के थ्रू आया. वर्कमैन कौन होते हैं, वो वर्कमैन वो कहलाते हैं जो 500 पर मंथ से कम इनकम प्राप्त कर रहे हैं, वो सारे वर्कमैन कहलाते हैं, और जो ऊपर प्राप्त करते हैं वो वर्कमैन नहीं होते हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेबलाइजमेंट चैप्टर 2 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है. किस तरह से होगा, एम्प्लॉय अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन देगा, फिक्स्ड पे प्रोवाइड करेगा रजिस्टर्ड ऑफिस में. रजिस्टर्ड ऑफिसर जो होगा वो रिव्यू करेगा एप्लीकेशंस को और डिटेल्स को. उसके बाद वो रिव्यू करने के या तो वो रिजेक्ट कर देगा एक सूटेबल रिमार्क के साथ, या फिर वो एक अप्रूवल प्रोवाइड करेगा और इशू कर देगा सर्टिफिकेट. जिस तरह के जॉब में प्रोविजन पीरियड होता है उसी तरह से इन इशूज सर्टिफिकेट में भी प्रोविजन पीरियड होता है. उस प्रोविजन पीरियड के अंदर जो रजिस्टर्ड ऑफिसर होता है या जो ऑफिसर अपॉइंट होता है वो एनालाइज करता है कि एम्प्लॉय कोई फॉल्ट तो नहीं कर रहा. अगर फॉल्ट करता हुआ पाया जाता है तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो सस्पेंड कर दिया जाता है. सस्पेंड करने के बाद उसको टाइम भी दिया जाता है कि अपने फॉल्ट को जस्टिफाई करे. अगर वो जस्टिफाई कर देता है तो उसको रीइश्यू सर्टिफिकेट कर दिया जाता है. इन केस अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के पास एम्प्लॉय ने सबमिट कर दी फी और एप्लीकेशन लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वो 30 डेज तक वेट करेगा रजिस्टर्ड ऑफिसर के रेस्पॉन्स का. उसके बाद वो विद इन 15 डेज के अंदर फिर से एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देगा कि कोई रेस्पॉन्स मुझे प्रोवाइड नहीं किया है, कृपया मुझे रेस्पॉन्स प्रोवाइड कीजिए. अब लेबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से होगा, जो चैप्टर 3 में डिफाइन किया गया है.
कॉन्ट्रैक्टर अगर अप्लाई करेगी लाइसेंस के लिए, वो एप्लीकेशन फिल करेगी। उस एप्लीकेशन के अंदर रिम्यूनरेशन, पेबल, आवर्स ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, सम एसेंशियल इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म, वो सब सबमिट करेगी, सारे कमिट क्राइटेरिया को फिलअप करेगी और जो भी पे है वो सबमिट करेगी। और एक सिक्योरिटी भी देती है। सिक्योरिटी किस तरह से देती है? सिक्योरिटी डिटरमाइन होती है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वेजेस एंड अदर फैसिलिटी जो वो प्रोवाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिसर जो है वो इसको रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद इसको देखेगा कि भाई ये सॉरी रिव्यू करने के बाद अगर क्राइटेरिया कंप्लीट करता है तो वो अप्रूव कर देता है, अगर क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करता है तो वो रिजेक्ट कर देता है। अगर उसने अपील किया है, एनी पर्सन एग्री, परेशान होता है, एन ऑर्डर ग्रांटिंग, रिफ्यूजिंग, रिवोकिंग, सस्पेंडिंग और अमेंडिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में अप्लाई विद इन 30 डेज, अगर इस तरह से वो परेशान होता है तो वो अप्लाई कब कर सकता है? विद इन 30 डेज के अंदर। कब? जब उसको ये सर्टिफिकेट या सस्पेंडिंग का ऑर्डर या किसी चीज का ऑर्डर उसको आया हो, उसके 30 डेज के अंदर उसको अप्लाई करना होगा। कहाँ अप्लाई करना होगा? एपिलेटेड ऑफिसर के पास कि ये गलत है, ये गलत सस्पेंड किया है, ये चीज गलत है, या रिवोकिंग गलत है, या रिफ्यूजिंग गलत है, भाई मैं इसको नहीं मानूंगा, और अपने आप को जस्टिफाई करना होगा अपील करके। ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है? ये चैप्टर 4 में डिफाइन की है। कॉन्ट्रैक्टर्स की ड्यूटी है कि सबसे पहले जो भी वो माइग्रेंट वर्कर को हायर कर रहा है उसके फॉर्म फिलअप कराए, सारी डिटेल को फिलअप करें, ठीक है। और वर्कमैन कर रही है, जो भी वो वर्कमैन को हायर कर रहा है उनको मेंटेन करना होगा, रजिस्टर मेंटेन करने होंगे, एक पासबुक इशू करनी होगी और उसे अप टू डेट भी रखना होगा। वो हर साल में अप टू डेट होता है, वो 1 साल के लिए इशू होती है। उसके अंदर क्या होता है? पासबुक के अंदर पासपोर्ट साइज फोटो लगा होता है, और एम्प्लॉय जो वर्कमैन होता है उसकी पूरी डिटेल्स होती है, और वो कहाँ काम करने जा रहा है उस चीज की भी पूरी डिटेल मेंशन होती है, कितना पे स्केल उसका रहेगा ये भी इसके अंदर मेंशन होता है। अगर इनकेस कोई एक्सीडेंट वगैरह हैपन हो जाता है या कोई सीरियस इंजरी हो जाती है तो इस केस में क्या होगा? जो वर्कमैन इस केस में क्या होगा? जो स्पेसिफाई अथॉरिटीज है और स्टेट गवर्नमेंट सबको वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बताएगा कि ये चीजें हो गई है आपके इलाके में और ये इस तरह से हुआ है। अब वेजेस, रेट एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस जो है जो चैप्टर 5 के अंदर डिफाइन की गई है, क्या क्या है? वेजेस रेट करे गए हैं, हॉलीडेज है, आवर्स ऑफ वर्क है, और अदर कंडीशन है जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन इन स्टेट शैल बी सेम होनी चाहिए। जो अदर वर्कमैन इज दैट स्टेबल डूइंग द सेम और सिमिलर काइंड ऑफ वर्क जो कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। उन्होंने क्लियरली इस चीज को डिफाइन किया है इस एक्ट के अंदर। ऑथोरिटीज कौन होती हैं? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इसकी अथॉरिटी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हायर करती है इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर को राइट देती है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके चेक कर सकता है, किसी पे डाउट हो तो वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, उसको बात कर सकता है, तो इस तरह की अथॉरिटी उसको प्रोवाइड हो सकती है। लेकिन वर्किंग आवर्स में ही जा सकता है, बिना वर्किंग आवर्स पे वो वहां नहीं जा सकता है, ठीक है। पेनल्टीज क्या है? पेनल्टीज है ऑफेंस और पेनल्टीज। अगर कोई इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए आ रहा है और उसको रोक दिया जाए, या फिर वो अंदर आ जाता है उसको डॉक्यूमेंट शो ना करता है एम्प्लॉयर, या चीजें नहीं बताता है, तो इस केस में क्या होगा? इम्प्रिजमेंट होगा 2 इयर्स का, 2000 रुपए का चालान भी लगेगा, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई रूल और रेगुलेशन लगी है और उसको कंट्रवेशन करता हुआ पाया जाता है तो उसमें क्या होगा? 1 ईयर की इम्प्रिजमेंट होगी और फाइन होगा 1000 रुपीज का। और ऑफेंस अगर कंटिन्यूसली चलता जाता है उसका तो एडिशनल चार्ज लगता है 100 रुपीज एवरी डे के अकॉर्डिंग, पर डे के अकॉर्डिंग। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन का वो चार्ज पे नहीं करता है तो इस केस में क्या होगा? 2 साल की जेल होगी और 2000 रुपए का फाइन भी लगेगा। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अगर आपको कोई किसी तरह की क्वेरी है तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करने की। अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो अपनी मेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको मेल भी कर दूंगी। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।